Hello everyone. So today we will start with the new lecture and with the new chapter. जो नया चैप्टर है आज का वो है राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स एंड इट्स एनेक्सेशंस. राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स एंड इट्स एनेक्सेशंस. स्पेशली हम लोग बंगाल को डिटेल में देखेंगे. बाकी सब भी किंगडम्स देखेंगे थोड़ा थोड़ा करके, बट आज मेनली बंगाल पे फोकस रहेगा और कल से मराठास एंड ऑल पे फोकस रहेगा. तो मॉडर्न इंडिया में क्या हुआ कि मुगल के वीक होने के बाद काफी सारे छोटे छोटे रीजनल किंगडम्स आ गए थे और अपना अपना अथॉरिटी लगाए थे इंडिया में. लेकिन इन अथॉरिटी को चैलेंज कर रही थी ब्रिटिश. और देखेंगे किस तरह ये लोग जो रीजनल किंगडम्स है अपना रीजनल किंगडम्स बनाते हैं, प्लस ये कैसे तुम्हारे ब्रिटिश के हाथ में चले जाते हैं, स्पेशली बंगाल. तो स्टार्ट करेंगे पहला स्टेट से. तो जो पहला स्टेट है यहाँ पे वो है हैदराबाद. तो जो हैदराबाद के हाउस था असफ जाह हाउस ऑफ हैदराबाद, इसके फाउंडर थे किलिच खान, जिसे हम निजाम बोलते हैं. किलिच खान इनका असली नाम था, पॉपुलरली नोन एज निजाम उल मुल्क. तो एक्चुअली जो सबसे पहले आइडिया था कि डेक्कन में एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना है, ये जुल्फिकार खान का था. तो सबसे पहले ये आइडिया लिए थे कि डेक्कन में एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएंगे. लेकिन इससे पहले वो अपना ड्रीम को फुलफिल करते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है 1713 ईस्वी में. तो जो किलिच खान निजाम थे वो मुगल मोहम्मद शाह से हमें पता है कि काफी खफा रहते थे, और जिसके कारण वो चले गए थे तुम्हारा हैदराबाद स्टेट फाउंड करने, और वहां के गवर्नर मुबारिज खान के साथ उनका लड़ाई होता है, जिसमें मुबारिज खान मारा जाता है एट द बैटल ऑफ शकरखेड़ इन 1724. और 1725 में फिर ये जो किलिच खान है ये बन जाते हैं वाइस रॉय ऑफ हैदराबाद और खुद को कन्फर करते हैं द टाइटल ऑफ असफ जाह. इसीलिए यहाँ पे हम लिखे हैं असफ जाह हाउस ऑफ हैदराबाद और टाइटल लेते हैं निजाम का. तो ये था कुछ हैदराबाद का फॉर्मेशन. नेक्स्ट स्टेट इज केरला. सो मार्तंडा वर्मा ही established an independent state of Kerala और इनका कैपिटल था त्रवणकोर. तो इनका जो बाउंड्रीज था वो कन्याकुमारी जो साउदर्न टिप है ऑफ इंडियन मेनलैंड से कोचिन तक का इनका एरिया था. प्लस इन्होंने बहुत सारा एफर्ट भी लगाया था कि अपने आर्मी को जो है वेस्टर्न मॉडल की तरह ट्रेन किया जा सके, ताकि बाद में ब्रिटिशर से इनका अच्छे से सामना जब हो तो उस समय ये लोग आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे. आफ्टर केरला नेक्स्ट इज राजपूत. So the Rajputs tried to re-establish their independence in 18th century. हमें पता है जब मुगल रूलर वीक हो गए थे 18th century के अराउंड, तो ये अपना इंडिपेंडेंस को री-एस्टैब्लिश करने का सोच रहे थे. तो जो मुगल रूलर बहादुर शाह वन थे, ये अजीत सिंह के अगेंस्ट में मार्च किए थे 1708 में. अजीत सिंह एक्चुअली जो है अलायंस बना लिए थे जय सिंह टू और दुर्गादास राठौर के साथ, और सोचे थे कि मुगल को हराना है. लेकिन इससे पहले कि ये लोग ऐसा सोचते और करते, ये अलायंस जो ये टूट जाता है और मुगल के साथ जो सिचुएशन होने वाला था वॉर का इनके साथ, वो सिचुएशन नहीं आता है. फिर एक टाइम पे ये जो राजपूत थे वो कंट्रोल करते थे पूरा टेरिटरी साउथ दिल्ली से लेके वेस्टर्न कोस्ट तक, बट बाद में ये कॉन्फाइंड हो गए थे तुम्हारा राजस्थान अजमेर वाले इलाके. फिर आते हैं जट्स. तो जो जाट लोग थे ये लोग एग्रीकल्चरलिस्ट थे, ये लोग एग्रीकल्चर करते थे नॉर्मली. तो जाट लोग सेटल हुए थे अराउंड दिल्ली मथुरा आगरा वाला, और ये लोग रिवोल्ट कर रहे थे अगेंस्ट द ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब. औरंगजेब का जो पॉलिसीज था उसके अगेंस्ट में ये लोग रिवोल्ट कर रहे थे. दो फेमस व्यक्ति हैं जाट ग्रुप से, चूरामान एंड बदन सिंह. तो ये लोग सक्सीड कर जाते हैं एक जाट स्टेट को स्टैब्लिश करने में भरतपुर का. लेकिन इट वाज अंडर सूरजमल की जो जाट का पावर है वो सबसे पीक पे था, जेनिथ पे था, पीक पे था. इनका जो स्टेट है दैट इंक्लूडेड टेरिटरीज फ्रॉम गंगा इन द ईस्ट, ईस्ट में गंगा से लेके चंबल नामक जगह है साउथ में वहां तक. तो इस बीच में जो सुभाष जो एरिया आता था, जो डिस्ट्रिक्ट आता था, आगरा मथुरा मेरठ और अलीगढ़ का आता था. बट जाट स्टेट लेटर स्टेज में क्या हुआ, डिक्लाइन होने लगा बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ सूरजमल इन 1763.
उसके बाद स्टेट जो है छोटे छोटे भाग में टूटने लगा और छोटे छोटे जमींदार आने लगे जो कि प्लंडर लूट और प्लंडर करके वहां पे दिन गुजारा करते थे। आप लोगों को चंबल डाकू के बारे में पता ही होगा। नेक्स्ट इज रोहिलाखंड एंड फर्रुखाबाद। रोहिलाखंड एंड फर्रुखाबाद। So in 18th century, large scale migration from Afghanistan took place. 18th century में क्या हो रहा था, अफगानिस्तान से बहुत लोग जो है इंडिया आ रहे थे। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान में जो पॉलिटिकल कंडीशन था वो अच्छा नहीं था, वो टर्मोइल पे था। तो अली मोहम्मद खान नामक व्यक्ति जो है वो एडवांटेज ले लेता है नादिर शाह का इन्वेजन। जब इंडिया में नादिर शाह आए थे जो कि मुगल काफी वीक कर दिए थे, जिसके कारण जो स्टेट्स थे वो अपना इंडिपेंडेंसी घोषित करने लगे थे, उसी में से एक व्यक्ति था अली मोहम्मद खान, जो कि नादिर शाह का इन्वेजन का फायदा लेता है और एक पेटी किंगडम ऑफ रोहिलाखंड ऑन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज बिटवीन कुमाऊं इन नॉर्थ एंड गंगा इन साउथ वहां पे स्टेब्लिश करता है। प्लस इट ऑल्सो सफर्ड हेविली ऑन द हैंड्स ऑफ जाट्स। अब क्या हुआ, रोहिलाखंड तो बना दिया हिमालय कुमाऊं वाला इलाका में, लेकिन ये जो रोहिलाखंड वाला इलाका था इस पे हमेशा अटैक्स होते रह रहे थे, जिसके कारण ये कभी स्टेबल हो ही नहीं पाया। जैसे कभी जाट्स, कभी अवध के लोग, निजाम ऑफ अवध, ये लोग कभी अटैक करते थे। अब बाद में देखा गया कि मराठास और ब्रिटिश भी रोहिलाखंड को पे अटैक कर रहे थे। तो इस तरह जो है तुम्हारा रोहिलाखंड का जो इलाका है हमेशा डिस्टर्ब ही रहता है। फिर आगे एक व्यक्ति थे मोहम्मद खान बंगज या बंगज पठान बोले, ये भी एक अफगान थे। ये भी एक इंडिपेंडेंट किंगडम बनाए थे ईस्ट ऑफ दिल्ली में, जो फारुखाबाद वाला एरिया है, ड्यूरिंग द रीन ऑफ जब फारूक सियार और मोहम्मद शाह थे, तो वो फारुखाबाद बनता है बाय मोहम्मद शाह बंगज या बंगज पठान। ये थे कुछ छोटे छोटे स्टेट्स या किंगडम्स रीजनल। जो मेन था वो था बंगाल ईस्ट में। हमें बंगाल थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। तो इस वक्त जो बंगाल था वो सबसे अमीर प्रोविंस था मुगल एम्पायर का, और प्रेजेंट डे में बंगाल, बांग्लादेश, बिहार एंड उड़ीसा वाला इलाका है, तो ये सब मिला के पूरा बंगाल था। 1690 में जो फाउंडेशन ऑफ कलकत्ता रखा गया था बाय जॉब चारनॉक ऑफ इंग्लिश कंपनी, तो ये कंप्लीट कर देता किया था क्या, इंग्लिश का कमर्शियल सेटलमेंट इन बंगाल, और इस तरह इंग्लिश सेटल हो गए थे बंगाल। तो जो फाउंडर ऑफ बंगाल थे, जो बंगाल को इंडिपेंडेंट घोषित किए थे, उनका नाम था मुर्शिद कुली खान। ही वाज एक्चुअली गवर्नर, जो कि बाद में अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिए थे फ्रॉम मुगल। तो इनका जो टाइम पीरियड था दैट वाज फ्रॉम 1700 टू 1727। एक्चुअली मुर्शिद कुली खान का जो ओरिजिनल नेम था ये था सत्यनारायण मिश्रा, एंड ही डिक्लेयर्ड बंगाल एन इंडिपेंडेंट स्टेट आफ्टर बिकमिंग दीवान ऑफ बंगाल इन 1700। 1700 में इसे औरंगजेब ने बना दिया था दीवान ऑफ बंगाल, और वहां पे जाके इन्होंने घोषित कर दिया था कि बंगाल इज नाउ इंडिपेंडेंट। इसका बैकग्राउंड में जाए तो पता चलेगा कि ये मुगल सर्विसेज को ज्वाइन किया था विदर्भा रीजन ऑफ महाराष्ट्र में, जहां पे ये साबित हुआ एक बहुत अच्छा रेवेन्यू ऑफिसर, और औरंगजेब इसे खुश होके फाउंड हिम वर्दी और ट्रांसफर कर दिया था कहाँ, बंगाल में 1700 में एज दीवान। दीवान मतलब जो रेवेन्यू एंड चीफ जुडिशियल ऑफिसर होता है उसे दीवान कहते हैं। और 1717 तक आते आते उसे निजामत फंक्शन भी मिल जाता है। ही वाज अपॉइंटेड आल्सो एज निजाम, ही वाज दीवान आल्सो एंड निजाम आल्सो। तो दीवान जो थे वो थे रेवेन्यू एंड चीफ जुडिशियल ऑफिसर ऑफ दैट प्रोविंस, और निजाम के पास था लॉ ऑर्डर एंड क्रिमिनल जस्टिस। अब जब टोटल पावर इसी के पास आ गया, दीवान भी बन गया, निजाम भी बन गए, आफ्टर विच ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज नवाब ऑफ बंगाल। उसके बाद ये खुद को नवाब ऑफ बंगाल डिक्लेयर कर देता है। अब एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अगर मुर्शिद कुली खान को देखा जाए तो वो काफी स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे। ये जितना स्टेट में फंक्शंस था उसको रीऑर्गेनाइज करते हैं, इजारा सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन या टैक्स कलेक्शन को रीइंट्रोड्यूस करते हैं, प्लस जितने लैंड्स थे उसका फ्रेश असेसमेंट ऑफ टैक्स करते हैं कि जमींदार कितना कलेक्ट करेंगे। प्लस इन जमींदार को मिलिट्री थ्रेटनिंग भी मिलता था अगर वो वहां पे कुछ न्यूसेंस या कुछ बदमाशी करते हैं तो। लेकिन इन्होंने जो जमींदार क्रिएट किया, बहुत बड़े जमींदार क्रिएट कर दिए। तो इससे क्या हुआ कि जो हाफ ऑफ द टोटल रेवेन्यू, जो पूरा रेवेन्यू आ रहा था उसका 50% केवल 4 बड़े जमींदार से ही आता था। जमींदार को भी टैक्स पे करना पड़ता था टाइम पे अगर उनको अपना जमींदारी बचाना है तो। अब जो ये जो लार्ज बड़े जमींदार थे, ये लोग क्या हुआ, इनके पास बहुत ज्यादा कंट्रोल आ गया था,
तो ये लोग बिहेव करने लगे लाइक राजाज। इसके कारण क्या हुआ, स्टेट जो है वो डिपेंडेंट हो गया इन जमींदारों पे। अगर बंगाल में बात किया जाए कुछ इंपॉर्टेंट जमींदार का, तो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट जमींदार जो थे वो थे जगत सेठ, जो कि एक बहुत बड़े कैपिटलिस्ट थे। प्लस इनके पास जो है चीफ ट्रेजरर का भी ऑफिस था, और ये हेड थे रॉयल मिंट, यानी जहां पे ऐसे आरबीआई है उसी तरह बंगाल का रॉयल मिंट था, उसके भी हेड थे जगत सेठ। सेकंड थे ओमी चंद एंड ख्वाजा वहीम। ये दोनों जो जमींदार थे ये लोग 50% ऑफ द ट्रेड इन बंगाल को कंट्रोल करते थे, ओमी चंद एंड ख्वाजा वहीम। नेक्स्ट थे राय बल्लभ एंड राय दुर्लभ। ये लोग बहुत बड़े टू बिग जमींदार इन बंगाल, दोनों भाई। अब मुर्शिद कुली खान जो थे वो दूर का नहीं सोचते थे, ही वाज क्वाइट शॉर्ट साइटेड। लेकिन ये कभी भी अलाउ नहीं कि कंपनी को कि वो मिसयूज कर सके दस्तक। दस्तक याद करो जो फारूक सियार ने दिया था एक ट्रेड पास करके। सो ही डिड नॉट अलाउ कंपनी टू मिसयूज द दस्तक्स। प्लस जमींदारी ऑफ 35 विलेजेस भी दिया गया था by the Mughal Emperor Farooq Siyar, and even he did not allow to misuse the zamindari of 35 villages. अब जो मुर्शिद कुली खान थे, he made all coins, tax, appointment, जितना भी करते थे काम on the name of मुगल। भले ही इंडिपेंडेंट घोषित कर दिए हो अपने आप को, लेकिन जितना भी कॉइन, टैक्स, अपॉइंटमेंट होता था मुगल के नाम पे, ताकि इनका ऑथोरिटी को लोग चैलेंज ना करे कि आपको तो अपॉइंटमेंट नहीं मिला है मुगल से, आप कैसे रूल कर रहे हो। इसीलिए मुगल के नाम पे ही सब करते थे, लेकिन कभी भी उनका कंसल्टेशन या उनका परमिशन नहीं लिया। इन्हीं के समय में जो बिहार और उड़ीसा था, इसको ऐड कर दिया गया था बंगाल। मुर्शिद कुली खान के बाद जो नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल थे, ही वाज सुजाउद्दीन खान। 1727 से 1739 के बीच में इनका टाइम पीरियड रहता है। तो एक्चुअली मुर्शिद कुली खान जब अपने अंतिम दिनों में थे, तब वो नॉमिनेट किए थे अपने पोता सरफराज खान को कि ये उनके बाद सक्सेसर बनेगा, क्योंकि उनका खुद का कोई बेटा नहीं था। बट जो सन इन लॉ था मुर्शिद कुली खान का, दामाद जो था, वो बोला कि मेरे जिंदा रहते मेरा बेटा बन जाएगा तुम्हारा नवाब ऑफ बंगाल, तो ये उसे मंजूर नहीं था। इसलिए जो सुजाउद्दीन था, जो कि सरफराज के पिता थे, ये उस वक्त जो डिप्यूटी गवर्नर ऑफ ढाका थे, ये एग्री नहीं करते हैं नॉमिनेशन ऑफ सरफराज पे। बाद में सरफराज को उसकी जो दादी अम्मा होती है वो परसुएट करती है कि अपने पिता को बनने दो, उनके जाने के बाद तुम बन जाना। सुजाउद्दीन नवाब ऑफ बंगाल बन जाते हैं। बट इस पूरे सुजाउद्दीन को बनने से लेके सुजाउद्दीन को हटने तक और सरफराज के बनने के लिए जो भी की रोल प्ले किया गया, दैट वाज प्लेड बाय मुर्शिद कुली खान के एक बहुत अच्छे फ्रेंड थे अलीवर्दी खान। तो अलीवर्दी खान भी मुर्शिद कुली खान के साथ ही आए हुए होते हैं बंगाल, और जब इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते हैं तो अलीवर्दी खान उनको सपोर्ट किया हुआ करते हैं। तो इसमें भी जो सक्सेशन होता है सुजाउद्दीन खान का ओवर सरफराज, इट वाज हेल्प्ड बाय अलीवर्दी खान। नेक्स्ट थे सुजाउद्दीन के बेटे सरफराज खान, जो 1739 से 40 के बीच में रहते हैं, नवाब ऑफ बंगाल। अब सरफराज खान जो व्यक्ति था, ये काफी एरोगेंट था और इसे कोई पसंद नहीं करता था पूरे स्टेट में, और ये कुछ लोगों को ऑलरेडी ऑफेंड कर चुका था कोर्ट में। इसलिए जगत सेठ जो बहुत बड़े जमींदार थे, वो बोलते अलीवर्दी खान को कि सरफराज खान को जो है तुम हटा दो, उसे मार के नवाब बंगाल और खुद नवाब ऑफ बंगाल बन जाओ। तो दोनों जो है इस तरह चैलेंज होता है, अलीवर्दी खान चैलेंज करते हैं सरफराज खान को बैटल में, और बैटल ऑफ घेरिया होता है 1740 में, जिसमें अलीवर्दी खान जो चैलेंज किए होते सरफराज को जीत जाते हैं और सरफराज खान मारा जाता है। इसके बाद अलीवर्दी खान बिकम्स द नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। So Alivardi Khan is the next Nawab of Bengal and he rules from 1740 to 1756. So after becoming Nawab of Bengal, जब वो नवाब ऑफ बंगाल बन गए, वो उनको डर था कि उनका जो पोजीशन है उसको अपोज किया जाएगा लोगों के द्वारा, बिकॉज ही इज नॉट द राइटफुल सक्सेसर। सो अपना पोजीशन को स्थिर रखने के लिए, इंश्योर करने के लिए, वो बहुत गिफ्ट्स दिए मोहम्मद शाह रंगीला को, और मोहम्मद शाह रंगीला इसके पहले डिक्लेयर कर दिए फरमान कि हाँ अलीवर्दी खान ही जो है वो नवाब ऑफ बंगाल है। अब अलीवर्दी खान जो काफी चालाक, वाइज इनफ, और एस्टिमेट कर लिया था कि यूरोपियन कंपनी से बंगाल को क्या क्या थ्रेट है। He also never allowed English to use दस्तक। दस्तक का मिसयूज भी अलाउ नहीं करते हैं अलीवर्दी खान।
प्लस इन्होंने इम्पोज भी करते हैं फाइन फ्रॉम 3.5 to 3.0 लाख अगर कोई इंग्लिश कंपनी फाइंड आउट किया गया कि वो दस्तक का मिसयूज कर रहा है। और अगर यूरोपियंस रिफ्यूज करते कि हम पे नहीं करेंगे तो उनकी जो फैक्ट्री है उसको ब्लॉक कर दिया गया था। एक था एग्जाम्पल कि कासिम बाजार का कंपनी ब्लॉक कर दिया गया था बाय अलीवर्दी खान। अब जो दोनों राइवल थे इंग्लिश और फ्रेंच दोनों मौजूद थे बंगाल में, दोनों का सेटलमेंट था बंगाल में। जैसे कि फोर्ट विलियम था तुम्हारा इंग्लिश का और चंदर नागौर नामक जगह था फ्रेंच का। और जो कैपिटल था अलीवर्दी खान का दैट वाज मुर्शिदाबाद। अब इंग्लिश आए थे अलीवर्दी खान के पास परमिशन लेने, क्यों? क्योंकि इंग्लिश को लगता था कि उनका जो फोर्ट विलियम है उसको खतरा है किससे? फ्रेंच से। तो जो 3 परमिशन मांगे थे इंग्लिश ने अलीवर्दी खान से वो क्या क्या था? पहला ये था कि उनको परमिशन चाहिए था कि जो फोर्ट विलियम है उसका दीवार का हाइट जो है वो बढ़ा दे। दूसरा, एक ट्रेंच, एक गड्ढा खोद दिया जाए पूरे फोर्ट विलियम के चारों बगल। और तीसरा कि गन्स वगैरह और बैरल्स, तोप वगैरह लगा पाए दीवार पे फोर्ट विलियम का। ये 3 परमिशन चाहिए था इंग्लिश को। लेकिन यहाँ पर अलीवर्दी खान के पास इंग्लिश से पहले ही फ्रेंच आए थे और वो भी कुछ ऐसा ही प्रोटेक्शन मांग रहे थे इंग्लिश के अगेंस्ट। तो नवाब को पता था कि दोनों एक दूसरे पे से डर रहे हैं, अटैक कोई नहीं करेगा, ये बात पता था। तो अलीवर्दी खान इंग्लिश को बोलते हैं कि हम जो है अगर आपके ऊपर फ्रेंच अटैक करेगा तो हम मिलिट्री प्रोटेक्शन आपको देंगे, और पोलाइटली रिफ्यूज कर देते हैं सारा डिमांड्स जो इंग्लिश ने ऊपर तीनों किया था। अलीवर्दी खान का डेथ हो जाता है 1756 में और इसके बाद इसके पोते जो है ग्रैंडसन सिराजुद्दौला वो सक्सीड करते हैं एज नवाब ऑफ बंगाल। अब देखते हैं नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल दैट इज सिराज उद दौला। तो सिराज उद दौला का जो टाइम पीरियड है दैट इज फ्रॉम 1756 से लेके 1757 तक। तो सिराज जो थे वो बस 20 वर्ष की उम्र में आ गए थे गद्दी पे, तुम्हारा नवाब बन गए थे बंगाल का। लेकिन जो ट्रबल्स था वो इनहेरिट कर लिए थे सिराज अपने ग्रैंडफादर से। तो इनके जो राइवल्स थे, बहुत लोग थे, सिराजुद्दौला के राइवल्स बहुत लोग हो गए थे। जैसे कि इनका कजिन भाई जो नवाब ऑफ पूर्णिया बना हुआ था शौकत जंग, ये राइवल था। फिर उनकी आंटी थी, एक आंट थी घसीटी बेगम ऑफ ढाका। उनका खुद का मिलिट्री कमांडर जो था सिराजुद्दौला का मीर जाफर। फिर एक दीवान राय दुर्लभ, रेवेन्यू ऑफिसर यार लुतुफ खान। फिर बड़े बड़े जमींदार जैसे कि जगत सेठ, उम्मी चंद, मानिक चंद, राजा राम नारायण और बिहार, ये लोग सभी दुश्मन थे। वहीं एक कृष्णा बल्लभ नामक जमींदार जो है वो ऑलरेडी कंपनी के पास शेल्टर लेने पहुंच चुका था। तो अगर कंडीशन देखा जाए सिराज का, तो सिराज जो है खुद के लोगों से ही घिरा हुआ था अपने दुश्मनों से, बट वो इस बात को रियलाइज नहीं कर रहा था कि जो उसके अपने हैं वही उसके दुश्मन है। जब तक ये वो रियलाइज करता है कि ऐसा कंडीशन है उसके साथ, तब तक बहुत लेट हो चुका था और वो कुछ नहीं कर सकता था। अब जो सिराजुद्दौला था वो काफी इम्पल्सिव एक्शंस लेता था तुरंत में, बहुत नेचर जो था उसका इम्पल्सिव था, लेकिन उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। सिराज also felt insecure which prompted him to act in ways which proved counterproductive। अब क्या होता था, कुछ भी जब होता था तो सिराज खुद में इनसिक्योर फील करने लगता था, कुछ ऐसा हैस्टी डिसीजंस ले लेता था जो कि खुद उसके अगेंस्ट ही वर्क कर लेता था। देखते हैं कैसे कैसे हुआ आगे और क्या क्या सिचुएशंस ऐसा बना दैट ही प्रूव्ड टू बी काउंटर प्रोडक्टिव। अब जब सिराजुद्दौला थे थ्रोन पे, नवाब ऑफ बंगाल, तो कंपनी स्टार्टेड मिसयूजिंग दस्तक। जो ट्रेड पासेस था कंपनी के पास उसका मिसयूज करने लगी। अब क्या था, दस्तक तो कंपनी को इशू हुआ था, लेकिन जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो लोग प्राइवेट ट्रेड के लिए यूज करने लगे थे तुम्हारा ये दस्तक। कंपनी ऑफिशियल्स यहाँ तक कि ये जो दस्तक से वो बेचते थे इंडियन ट्रेडर्स को कि आप लोग भी दस्तक का इस्तेमाल करो और फ्री में ट्रेड करो, आपको कोई चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा। इसके कारण क्या हुआ, बंगाल के पास कोई कस्टम ड्यूटी वगैरह नहीं आने लगा, जिसके कारण बंगाल का ट्रेजरी में ह्यूज लॉस होने लगा। अब नवाब साहब वार्न करते हैं कंपनी को, लेकिन कंपनी जो है इस वार्निंग को इग्नोर कर देती है। प्लस हमें याद है कि पहले के जो जितने भी नवाब थे वो अलाउ नहीं किए थे फोर्टिफिकेशन ऑफ सेंट विलियम्स, बट यहाँ पे कंपनी स्टार्टेड फोर्टिफिकेशन ऑफ सेंट विलियम्स का भी स्टार्ट कर देती है बिना नवाब के परमिशन का।
इस बात का रिपोर्टिंग हो जाता है नवाब साहब के पास कि आपके बिना परमिशन का कंपनी जो है फोर्ट विलियम का फोर्टिफिकेशन कर रही है। नवाब साहब ऑर्डर करते हैं इसे रोका जाए फोर्टिफिकेशन, लेकिन कंपनी क्या करती है, उनका ऑर्डर को भी इग्नोर कर देती है और ऑर्डर सिराजुद्दौला का नहीं मानती है। जब ऑर्डर नहीं मानती है कंपनी सिराजुद्दौला का, तो नवाब साहब जो है वो ऑफेंडेड हो जाते हैं, उनको खराब लग जाता है ये बात, और अप्रैल 1756 में वो अटैक कर देते हैं और कैप्चर कर लेते हैं इंग्लिश का फैक्ट्री को कासिम बाजार का। कंपनी रिटेलिएट करती है और कैप्चर कर लेती है हुगली टाउनशिप पूरा। अब नवाब साहब और ऑफेंड हो गए, उनको और बुरा लग गया ये बात। उसके बाद वो अटैक कर देते सीधे फोर्ट सेंट विलियम्स पे ही 1756 में। इस बैटल में कंपनी हार जाती है और नवाब साहब जीत जाते हैं। कंपनी के इस वक्त गवर्नर होते हैं ड्रेक्स। तो ड्रेक्स जो है वो भाग जाते हैं और शेल्टर लेते जाके छिप जाते हैं, फुलटा नामक जगह है हुगली में, वहां पे। अब सिराज जो है उसके बाद वापस चले जाते हैं मुर्शिदाबाद। प्लस जाने के बाद वहां पे जाके नाम चेंज कर देते हैं कलकत्ता का अली नगर। नया नाम कलकत्ता का क्या हो जाता है, अली नगर। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है अली नगर का वो दे देते हैं मानिक चंद के हाथ में कि तुम कंट्रोल करो कलकत्ता को, यानी अली नगर। यहाँ पे एक फेमस ट्रेजेडी होता है जिसको बोलते हैं हम लोग ब्लैक होल ट्रेजेडी। अब सिराज उद्दौला जो है जब वापस मुर्शिदाबाद गया था तो अपने साथ 146 कैप्टिव्स ले गया था, कैप्चर करके इतना लोगों को ले गया था। इसमें मिस्टर हॉवेल भी एक थे, और इन लोग को ले जाके एक सेल में, एक जेल में बंद कर देता है जिसका डायमीटर था मात्र 18 इंटू 14 फीट का लेंथ और ब्रेथ था, और इसमें 146 लोग थे। और इस पूरे सेल में सिर्फ एक छोटा सा ही छेद था वेंटिलेशन के लिए। तो हवेल अपने बुक में लिखते हैं कि सफोकेशन के कारण 123 पीपल नेक्स्ट मॉर्निंग तक होते होते मर गए और केवल 23 जिंदा रहते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग तक। तो इसी इंसिडेंट को कहा जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी। अब ड्रेक्स जो थे, जो तुम्हारा फुलटा में छिपे हुए थे, वो क्या करते हैं, वो मैसेज भेजते हैं मद्रास को कि आप जल्दी से हमें एनफोर्समेंट भेजिए। और दिसंबर 1756 तक एक ब्रिटिश फोर्स मद्रास से अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव के कमांड के अंदर और एडमायरल वॉटसन दोनों पहुंच जाते हैं कलकत्ता। जैसे ही ब्रिटिश फोर्स मद्रास से कलकत्ता पहुंचती, जो मानिक चंद थे कलकत्ता के, जिनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन था, वो तो ऐसे ही ट्रेटर थे, पसंद नहीं करते थे तुम्हारा सिराजुद्दौला को, वो सरेंडर कर देते हैं कलकत्ता बिना कोई फाइट का, बिना कोई रेजिस्टेंस का, कि हाँ भाई आओ, मिठाई रखा हुआ है, ले जाओ कलकत्ता इस साइड। तो रॉबर्ट क्लाइव को एक्चुअली इंस्ट्रक्ट किया गया था बाय द मद्रास गवर्नर कि अगर नवाब साहब आपसे फाइट करना ना चाहे तो आप वापस आ जाइएगा, और अगर वो फाइट करते हैं तो विक्ट्री होके आइएगा, जीत के आइएगा। जब नवाब साहब को ये पता चला कि ब्रिटिश फोर्स आ गई है तो उनको डर लग गया अब, और उसके बाद वो ऑफर करते हैं नेगोशिएशन टू क्लाइव। क्लाइव को बोलते हैं आओ मिलके बैठ के बात करते हैं और कोई ट्रीटी करते हैं। और यहाँ पे होता है ट्रीटी ऑफ अलीनगर इन फरवरी 1757। तो ये जो ट्रीटी था दैट वाज साइंड बिटवीन सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव। अब इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग कंपनी वाज परमिटेड फॉलोइंग थिंग्स, कंपनी को कुछ चीजों का परमिशन मिल जाता है। तो इस ट्रीटी के बाद सिराजुद्दौला परमिशन दे देते हैं कि हाँ फोर्ट विलियम का फोर्टिफिकेशन अलाउ हम करते हैं। कंपनी का जो भी ट्रेडिंग प्रिविलेजेस पहले से था उसको वापस किया जाता है। प्लस वॉर जो हुआ उसमें जो लॉस हुआ कंपनी का, उसका सारा पेमेंट नवाब साहब करेंगे। प्लस कंपनी को प्रॉमिस करना पड़ा कि वो फ्रेंच का जो भी सेटलमेंट है चंदर नागौर, उसके ऊपर वो अटैक नहीं करेंगे। जब ये सब करना ही था तो पहले परमिशन दे देते, वॉर भी नहीं होता। अब क्या हुआ, अब तो वॉर यहाँ पे नहीं हुआ, शांति से सब सॉल्व हो गया था। तो अकॉर्डिंग टू गवर्नर ऑफ मद्रास जो बोले थे कि अगर वो वॉर नहीं करे सिराजुद्दौला क्लाइव को तो आपको वापस आ जाना है मद्रास। लेकिन क्लाइव यहाँ पे वापस नहीं जाते हैं मद्रास, लेकिन बंगाल में ही रहते हैं ताकि अपना एस्पिरेशंस को फुलफिल कर सके, क्योंकि उनका चाहत जो था वो और ज्यादा बड़ा हो चुका था ड्यू टू द वीकनेस ऑफ सिराजुद्दौला। उसको लगा कि बिना लड़ाई के इतना कुछ मिल गया, चलो कुछ और ले लेते हैं। अब क्या हुआ, अब क्लाइव चाहता था कि सिराजुद्दौला को नवाब के पोस्ट से हटाओ और एक अपना व्यक्ति, अपना पपेट मीर जाफर नामक व्यक्ति को रखना चाहता था, जो कि ऑलरेडी कमांडर इन चीफ था सिराजुद्दौला के आर्मी का।
बट ही वॉज अ ट्रेटर, ही डिड नॉट लाइक सिराजुद्दौला, इसलिए कंपनी ने इसे टारगेट क्या सोचा, क्यों ना इसे ही नवाब बना दिया जाए। इसलिए क्लाइव क्या करता है, स्टार्ट कर देता है कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट सिराजुद्दौला। तो क्लाइव बुलाता है मीर जाफर को और मीर जाफर को बोलता है कि हम तुमको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको नवाब ऑफ बंगाल बनाएंगे अगर आप मेरा साथ दोगे तो जितने भी ट्रेटर्स थे जैसे कि मानिक चंद, मीर जाफर, ये लोग मीट करते हैं क्लाइव के साथ और एक एग्रीमेंट साइन करते हैं कि हाँ हम लोग सब साथ देंगे ब्रिटिश का, और उसके बाद जो मीर जाफर है वो बनेगा नवाब। अब इसके बाद क्लाइव को चाहिए था बहाना ताकि सिराजुद्दौला से वो लड़ाई कर सके, इसलिए क्लाइव क्या किया, स्टार्टेड प्रोवोकिंग सिराजुद्दौला को, प्रोवोक करना शुरू किया ओपनली। कैसे, घसीटी बेगम जो थी आंटी, उसे सपोर्ट कर दिया खुलेआम ब्रिटिशर्स ने, लेकिन सिराज ने यहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं किया। बाद में देखा गया कि घसीटी बेगम जो है उसको डिफीट कर देते हैं सिराजुद्दौला एक बैटल में, और उसके बाद वो भाग के फोर्ट विलियम में छिप जाती है। तो नवाब साहब इंग्लिश को बोलते हैं कि वो चली गई आपके फोर्ट में, आप मेरे को वापस दो, लेकिन इंग्लिश क्या करती है, घसीटी बेगम को फोर्ट से निकाल के पहुंचा देती है ढाका। अब सिराज साहब ढाका चले जाते हैं और वहां से जाके घसीटी बेगम को घसीट के लाते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। वही हमें पता है कि सिराजुद्दौला का जो कजिन था शौकत जंग, ये भी पसंद नहीं करता था सिराजुद्दौला और उसके अगेंस्ट रहता था, ये भी एक ट्रेटर था शौकत जंग। तो शौकत जंग को भी सिराजुद्दौला मार देते हैं इन बैटल ऑफ मनिहारी। मनिहारी तुम्हारा जगह है साहिबगंज में, झारखंड में। तो वहां पे एक्चुअली मारे जाते हैं तुम्हारा शौकत जंग बाय सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला जो थे, ये मीर जाफर था तुम्हारा कमांडर, इसको भी उसके पोस्ट से हटा देते हैं कमांडर एंड चीफ का, और उसके अंडर जो 50,000 आर्मी थी, फोर्सेस थी, उसको भी अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इसके बाद क्लाइव यही नहीं रुकते, क्लाइव उसके बाद फिर जो ट्रीटी ऑफ अलीनगर में हुआ था कि वो फ्रेंच सेटलमेंट को अटैक नहीं करेंगे, फिर भी क्लाइव जो है चंदर नागर नामक जगह जो सेटलमेंट था फ्रेंच का 1757 में, अटैक कर देते हैं और वायलेट करते हैं ट्रीटी ऑफ अलीनगर, और इस फाइट में फ्रेंच हार जाते हैं और मुर्शिदाबाद पहुंच जाते हैं सिराजुद्दौला के पास। ये सुन के सिराजुद्दौला काफी गुस्सा होते हैं, ऑफेंडेड फील करते हैं और डिसाइड करते हैं कि क्लाइव के साथ अब मिल के बात करेंगे, पर्सनली टू मीट रॉबर्ट क्लाइव। जब ये बात क्लाइव को पता चलता है कि सिराजुद्दौला उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं मिलके, तब उन्होंने क्लाइव ने मीटिंग बुलाया ओमी चंद और बाकी सब ट्रेटर्स का, बाकी सब धोखेबाजों लोगों का। तो ओमी चंद और क्लाइव डिसाइड करते हैं कि हाँ सिराजुद्दौला को बुलाओ, लेकिन ओमी चंद के घर पे बुलाएंगे और उसे सिराजुद्दौला को वहां मार देंगे, उसके बाद मीर जाफर को हम लोग बैठा देंगे एज ए नवाब ऑफ बंगाल, और उसी के हिसाब से ये लोग प्लान किए थे। अब जब मीटिंग का दिन आता है तो सिराज आते हैं ओमी चंद के घर पे शाम को, लेकिन सिराजुद्दौला के पता नहीं मन में क्या था, वो अपने साथ पूरा तोप वोप लेके आए थे, और ये बात से बेखबर थे क्लाइव और बाकी ट्रेटर्स की सिराजुद्दौला जो है मीटिंग के लिए आए हैं लेकिन तोप के साथ आए हैं। तो जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग अगले दिन सुबह सुबह सिराज के ऊपर अटैक कर देते हैं रॉबर्ट क्लाइव के कुछ लोग, और सिराज डर जाता है और इसके कारण क्या कहता है, डर के सारा तोप वगैरह चला देता है, स्टार्टेड फायरिंग हिज आर्टिलरीज, और ऑल अराउंड द कैंप पूरा हाहाकार मच जाता है कुछ 10 लोगों के लिए। इसके बाद नवाब को पता चल जाता है कि उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी किया गया था बाय रॉबर्ट क्लाइव, और वो डिसाइड करता है कि अब तो जंग होगा कंपनी के साथ, और इसी जंग का नाम है बैटल ऑफ पलासी। तो नेक्स्ट इज बैटल ऑफ पलासी। बैटल ऑफ पलासी एक्चुअली 1757 में होता है। अगर बैटल से पहले का बात किया जाए, सिराज जो है मीर जाफर को बुलाता है, पता नहीं फिर से क्या होता है, वो मीर जाफर पे ट्रस्ट करने लगता है, बुलाता है बातचीत के लिए और बोलता है कि तुम हमको कोऑपरेट करो इस वॉर में, ना कि कंपनी को। तो सिराज क्या करता है, फिर से अपॉइंट कर देता है मीर जाफर को एज ए कमांडर इन चीफ, और इसके हाथ में इंचार्ज दे देता है 35,000 फोर्सेस का। अब जिस दिन वॉर होता है, दोनों की फोर्सेस यानी नवाब साहब की और इंग्लिश की आती है फील्ड ऑफ पलासी नामक जगह पे। कंपनी के जो फोर्सेस थे मात्र 2,000 फोर्सेस थे कंपनी के पास, और नवाब साहब के पास थे 65,000 फोर्सेस। लेकिन इन 65,000 फोर्सेस जो नवाब के साथ थे, उसमें से 45,000 फोर्स जो थे वो हैंड में थे तुम्हारा मीर जाफर के पास, और बाकी जो मानिक चंद वगैरह थे उसके
कंट्रोल में, यानी सारे ट्रेडर्स के कंट्रोल में थे 45,000 फोर्सेस। वही बाकी के जो फोर्सेस बचे वो कुछ लॉयल्स थे सिराजुद्दौला के, जैसे कि मीर मदान और मोहन लाल इनके हाथ में। अब जैसे ही वॉर शुरू होता है, बैटल ऑफ पलासी शुरू होता है, जो 45,000 फोर्सेस जो कि ट्रेडर्स के कंट्रोल में थे ऑफ द नवाब, वो पीछे चले जाते हैं, बैकफुट पे चले जाते हैं और फ्रंट फुट पे आ जाते हैं लॉयल्स जैसे मीर मदान, फ्रंट लेते हैं और कंपनी को मुंह तोड़ जवाब देते हैं फर्स्ट हाफ में, जिसके कारण क्या होता है, इंग्लिश की कंपनी लगभग लगभग हार के मुंह पे पहुंच जाती है और पूरा बैकफुट पे चली जाती है फर्स्ट हाफ में। इसी बीच क्या होता है कि वॉर जब चल रहा था और नवाब साहब जीत रहे थे, तो बारिश होने लगती है, मैच में ब्रेक आ जाता है ड्यू टू रेन। अब कंपनी क्या की, जैसे ही बारिश शुरू हुआ, अपना जितना तोप वगैरह थी, एम्यूनेशंस वगैरह थी, बारूद वगैरह थी, उसको ढक देती है, बट सिराजुद्दौला जो है इसे नहीं ढकते हैं, पता नहीं किसके बारे में सोच रहे थे। जैसे ही बारिश रुकती है, कंपनी अपना फायरिंग स्टार्ट करती है, लेकिन सिराज का जो एम्यूनेशन था, बारूद उरूद था, सब गीला हो चुका था, कुछ भी फायर करने लायक नहीं था। इसी के कारण जब मीर मदान जो लॉयल थे और जो अच्छा लड़ाई दे रहे थे तुम्हारा नवाब साहब की तरफ से इंग्लिश को, वो मारे जाते हैं, मीर मदान गॉट किल्ड। और इसके बाद सिराज जो है वो एनेक्सियस हो जाता है, वो काफी डर जाता है, हताश हो जाता है। अब इसके बाद वो चले जाते हैं सिराज दौड़ के किसके पास, जो ट्रेटर्स होते मीर जाफर मानिक चंद के पास, कि एडवाइस दो हमको, हम क्या करें। तो वो लोग एडवाइस देते कि सिराज अब तो मीर मदन मर गया, हमारे कोई भी फोर्सेस ऐसा नहीं है जो मीर मदान का रिप्लेसमेंट कर सके, जबकि 45,000 फोर्सेस ऑलरेडी था, लेकिन ये लोग तो ट्रेटर्स थे। तो ये लोग एडवाइस देते कि सिराज तुम भाग जाओ इस बैटल फील्ड से। और सिराज क्या करते हैं, एक पालकी में छिप के भाग जाते हैं, पैलेंक्विन में छिप के भाग जाते हैं बैटल ऑफ पलासी से। और जैसे ही सिराज उद्दौला भागते हैं फील्ड से, तो मीर जाफर बीच में जाता है और बोलता है कि वॉर खत्म होता है यहीं पे। और दोनों जाके दोनों फोर्सेस जो है, तुम्हारा नवाब साहब की फोर्सेस, नवाब तो भागे, यानी मीर जाफर की फोर्सेस और इंग्लिश फोर्सेस जो है हाथ मिला लेती है और गले मिल लेती है। उसके बाद मीर जाफर जो है भेजता है अपना फोर्स कि जाओ, जो सिराज भागा है एक पालकी में छुप के, उसको पकड़ लो, और उसे पकड़ के कैद कर देते हैं। बाद में देखा गया कि सिराज को जहर देके मार दिया जाता है मीर जाफर के बेटे मीरान के द्वारा, और सिराजुद्दौला जाते हैं। और अब जो नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल है वो है मीर जाफर। तो जो मीर जाफर हैं, इनका जो रूल था दैट वाज फ्रॉम 1757 टू 1760 तक ये नवाब ऑफ बंगाल रहते हैं। सो आफ्टर बिकमिंग द नवाब ऑफ बंगाल, जब ये नवाब ऑफ बंगाल बन जाते हैं, तो ऑब्वियसली ये क्या करेंगे, रिवॉर्ड करेंगे इंग्लिश को। ही पेड 2,75,000 पाउंड्स पे करते हैं इंग्लिश को, प्लस जमींदारी 24 परगनाज नामक डिस्ट्रिक्ट है उसका जमींदारी दे देते हैं तुम्हारा इंग्लिश को, कंपनी को। क्लाइव को भी पर्सनल जागीर मिलता है ऑफ 34,000 पाउंड का पर्सनल जागीर मिलता है क्लाइव को। ह्यूज गिफ्ट्स देते हैं और सब कंपनी ऑफिशियल्स को। लेकिन ये जो इंग्लिश कंपनी ऑफिशियल्स, ये काफी ग्रीडी थे, काफी लालची थे, और ये लोग गिफ्ट डिमांड करते रहते थे नवाब से और बाकी जो बड़े बड़े लोग थे कलकत्ता वाले। अब जो आर्टिशंस थे तुम्हारे कलकत्ता में, उनको फोर्स किया जाता था कि आप जो अपना सामान है वो काफी नीचे दाम पे बेचो, जो मार्केट प्राइस 10 रुपए है तो आप मात्र 2 रुपया में हमें दो इंग्लिश को। सो और कुछ इंडियन एजेंट्स बन गए थे ब्रिटिशर्स के, मतलब जो ब्रिटिश के जासूस थे वो कुछ इंडियन एजेंट्स ही थे, जिनको गोमस्ताज बोला जाता था, और वो स्पाई करते थे विलेजर्स पे। प्लस लूट, प्लंडर, इकोनॉमिक डिटोरिएशन, ये सब स्टार्ट हो जाता है। अब क्या हुआ था, अब जो भी नवाब डिसीजन लेते थे उसमें कंपनी वाले आके इंटरफेयर करने लगते थे। तो नवाब का अपना कोई स्पेस ऑफ डिसीजन मेकिंग था ही नहीं, जो भी डिसीजन लेते थे उसको ओवर रूल कर दिया जाता था बाय द कंपनी। एक बार की बात है, कंपनी बोलती है नवाब साहब को, मीर जाफर को, कि आप जमींदारी ऑफ मिदनापुर और बर्दवान नामक जगह का हमें दे दो। बट नवाब साहब बोलते नहीं, बहुत हो गया, बस अब हम नहीं देंगे आपको। नवाब साहब रिफ्यूज टू ग्रांट द जमींदारी। अब कंपनी ऑफेंड फील कर गई इससे कि बनाए हम ही तुमको नवाब और तुम ही हमको मना कर रहे हो जमींदारी देने से। इसलिए कंपनी डिसाइड करती है कि अब चेंज करने का टाइम आ गया नवाब साहब। इसी बीच राजा राम नारायण बिहार के जमींदार जो थे वो अपना टैक्स पे नहीं किया करते थे मीर जाफर को। अब लेकिन क्या होता, जो राजा राम नारायण थे वो काफी अच्छे फ्रेंड थे इंग्लिश के, ब्रिटिश कंपनी के।
तो कंपनी कभी अलाउ ही नहीं कि नवाब साहब को कि उनके राजा राम नारायण के अगेंस्ट वो कोई एक्शन ले सके। अब जो मीर जाफर साहब थे वो काफी फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे। मीर जाफर साहब फ्रस्ट्रेटेड होके एक कॉन्स्पिरेसी में घुस जाते हैं, डच के साथ मिल जाते हैं और डच को सपोर्ट करने लगते हैं ताकि वो बंगाल में प्रोलिफरेट करे और इंग्लिश को हरा सके। अब क्लाइव को ये बात पता चल गया, तो क्लाइव ने बोला नवाब साहब को कि आप डच को निकालिए बंगाल से, लेकिन वो नहीं माना। लेकिन फिर हमें पता है कि इंग्लिश कंपनी जो है वो एक्शन लेती है डच पावर के अगेंस्ट और उसे क्रश कर देती है बैटल ऑफ बेदारा या चिंसूरा में, ये पहले भी हमने देखा है। और इसके बाद डच जो है भारत से निकल जाती है और इंडोनेशिया चली जाती है। उसके बाद जो मीर जाफर है उसे हटा दिया जाता है एज ए फ्रॉम द पोस्ट ऑफ नवाब और उसके ही रिलेटिव मीर कासिम के द्वारा रिप्लेस किया जाता है। तो इंग्लिश कंपनी के कहने पे मीर जाफर थ्रोन छोड़ देते हैं और मीर कासिम आ जाते हैं इन फेवर ऑफ द इंग्लिश ऑर्डर। तो नेक्स्ट नवाब होते हैं मीर कासिम आफ्टर मीर जाफर। मीर कासिम का जो पीरियड है एज नवाब ऑफ बंगाल दैट इज फ्रॉम 1760 टू 1764। सो इन 1760 में क्या होता है कि जो मीर कासिम थे उनका एग्रीमेंट होता है कंपनी के साथ कि अगर मीर कासिम यहाँ पे बन गए तो वो सरेंडर करेंगे जमींदारी ऑफ बर्दवान, मिदनापुर और चित्तगोंग। चित्तगोंग अभी बांग्लादेश का एक पोर्ट है। तो ऐसा होता है और बनने के बाद वो दे भी देते हैं। प्लस मीर कासिम यहाँ एग्री करता है कि 50% प्रॉफिट जो ट्रेड से आएगा, चूनम और सिलहट नामक होता है कमोडिटीज, उसका ट्रेड से जो 50% प्रॉफिट आएगा वो भी जाएगा कंपनी के पास। प्लस ही एग्रीड टू पे ₹5 लाख टू फाइट वॉर अगेंस्ट फ्रेंच। फ्रेंच के साथ जो लड़ाई चल रही थी इंग्लिश में, उसमें भी 5 लाख रुपए का मदद देने को तैयार हो जाते, जबकि लड़ाई साउथ में हो रहा था फ्रेंच के साथ। उसके बदले कंपनी ये प्रॉमिस करती है कि वो आपके इंटरनल मैटर्स में, इंटरनल अफेयर्स में जो भी स्टेट का नवाब साहब का, उसमें आपको दखल अंदाजी नहीं देगी। लेकिन मीर कासिम को ये बात पता था कि कंपनी इतनी अच्छी तो है नहीं कि वो इंटरफेयर ना करे, तो वो कंटिन्यू करेगी इंटरफेयर करना इंटरनल मैटर्स ऑफ द स्टेट में। इसलिए ये इंटरफेरेंस को कम करने के लिए मीर कासिम साहब क्या करते हैं, अपना कुछ कुछ पॉसिबल एक्शंस लेते हैं अगेंस्ट द कंपनी। जैसे कि वो अपना कैपिटल को ट्रांसफर कर देते हैं मुर्शिदाबाद से मुंगेर, बिहार में मुंगेर। प्लस मुंगेर में एक गन फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं ताकि मॉडर्न वेपन्स वहां पे स्टैब्लिश हो सके और अगर कोई क्लैश होता है इन फ्यूचर कंपनी से तो ये गन फैक्ट्री काम आएगी। ये गन फैक्ट्री शायद आज भी मुंगेर में एग्जिस्ट करता है। प्लस कुछ यूरोपियंस और अमेरिकन मिलिट्री ऑफिशियल्स को अपॉइंट करते हैं अपने आर्मी में ताकि ट्रेनिंग मिल सके उनके फोर्सेस को यूरोपियन लाइंस पे। प्लस रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह काफी हार्शली अगेंस्ट जमींदार दिया जाता था ताकि उनका जो बैलेंस है ट्रेजरी का वो बना रहे और वॉर्स में काम आए। लेकिन अभी तक जो तुम्हारे कंपनी के फ्रेंड थे राजा राम नारायण ऑफ बिहार, वो सबमिट नहीं किए थे कोई भी अकाउंट टैक्सेस का। प्लस कासिम के ऑर्डर्स को भी इग्नोर कर रहे थे। तो कासिम ने सबसे पहले कंपनी के पास गया और बोला कि आप दखल अंदाजी मत करना, हम जा रहे हैं राजा राम नारायण को अटैक करने। अब जो राम नारायण है इसे डिफीट कर देते मीर कासिम, तो वो भाग के फोर्ट विलियम में छिप जाता है। कासिम कंपनी के पास जाती है और बोलती है कि राम नारायण को मुझे सौंप दो। तो एक्चुअली कंपनी सौंप देती है राम नारायण को, लेकिन एक कंडीशन रखती है कि नवाब साहब राम नारायण को जान से नहीं मारेंगे तभी हम सौंपेंगे। उस समय एग्री कर जाते हैं कासिम साहब। बट लेटर देखने को मिला है कि कासिम जो है राम नारायण को मार देते हैं और इसके कारण जो इंग्लिश है वो ऑफेंडेड फील करते हैं। और ऑफेंड होने के बाद इंग्लिश फिर डिसाइड करते हैं कि नहीं, टाइम आ गया है कासिम को भी बदलने का फ्रॉम नवाब ऑफ बंगाल। और नवाब साहब भी काफी फेडअप हो गए थे ड्यू टू द मिसयूज ऑफ दस्तक। दस्तक का मिसयूज जो है काफी हो रहा था। तो इस फेडअप के कारण क्या कहते हैं 1763 में कासिम साहब इंटरनल ट्रेड पे ड्यूटी यानी कस्टम ड्यूटी वगैरह सब जो भी ड्यूटी होता है उसको एबॉलिश कर देते हैं। मतलब दस्तक का जो इंपॉर्टेंस था कि आपको ट्रेड फ्री मिलेगा सब कुछ, आपको ड्यूटी नहीं पे करना पड़ेगा, उसका रिलेवेंस ही खत्म कर देते दस्तक का। तो अब कंपनी क्या किसी भी ट्रेडर्स को दस्तक नहीं बेच सकती थी और इस तरह दस्तक क्या होता है इररिलेवेंट हो जाता है। और इसके कारण कंपनी को एक ग्राउंड मिल जाता है टू अटैक कासिम और अटैक कर देती है 1763। तो 3 क्लैश होता है यहाँ पे बिटवीन नवाब साहब एंड द इंग्लिश।
और मुंगेर से भाग जाते हैं पटना की ओर तुम्हारा मीर कासिम साहब। अब पटना में एक इंग्लिश गैरिसन था। अब इंग्लिश गैरिसन जो यहाँ पे था वो चौंक गए कि अचानक से नवाब साहब यहाँ क्यों पहुंच गए, और क्या होता है उन्हें टाइम नहीं मिलता है कुछ भी प्रिपेयर करने का, और जो नवाब साहब की फोर्सेस है वो इंग्लिश फोर्सेस एट पटना उनका खत्म कर देती, बूचर्ड एट पटना। और कासिम फिर वहां से निकल के पहुंच जाते हैं लखनऊ, दैट वाज कैपिटल ऑफ अवध। लखनऊ में जाके नवाब साहब मिलते हैं नवाब अवध शुजाउद्दौला से, और वहां पे मुगल एम्पर शाह आलम टू भी रहते हैं, क्योंकि शाह आलम टू को खुद उनके ही वजीर ने नहीं घुसने दिया था दिल्ली में। मीर कासिम यहाँ पे एक प्रपोजल रखते हैं इन लोगों के सामने, शुजाउद्दौला और शाह आलम टू के सामने, कि साथ में मिलकर लड़ते हैं इंग्लिश को और एक्सपेल कर देते हैं नॉर्थ इंडिया से। तो यही साथ में मिलकर लड़ने वाला प्रोग्राम को बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 1764 में हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर। तो थोड़ा बैकग्राउंड में देखते हैं क्या क्या चलता है बैटल ऑफ बक्सर के। तो यहाँ पे मीर कासिम साहब जब लखनऊ पहुंचे तो शुजाउद्दौला को बोले कि आप मदद कीजिए, साथ में रहिए, इसके बदले हम जो बिहार का जितना भी कुछ है पूरा एरिया वो आपको सरेंडर दे देंगे, यानी यूपी मिल जाएगा, अवध मिल जाएगा बिहार में, प्लस हम आपको 12 लाख रुपया भी देंगे, बंगाल का जितना पैसा है ट्रेजरी है वो सब आपको दे देंगे, लेकिन आप साथ दीजिए। तो कलेक्टिव आर्मी बनता है किसका किसका, अवध, मुगल और मीर कासिम का। तो वो लोग मिलती है इंग्लिश फोर्सेस के साथ बक्सर नामक जगह बिहार में। तो कासिम साहब के पास जो कलेक्टिव आर्मी थी ऑफ अवध एंड मुगल वो टोटल मिला के हो जाएंगे 60,000 फोर्सेस, और इंग्लिश केवल 7,000 फोर्सेस के साथ आती है तुम्हारा बैटल ऑफ बक्सर में। इंग्लिश आर्मी का जो कमांड था डेट वाज अंडर मेजर हेक्टर मुनरो, और कासिम के पास डिवाइडेड कमांड था, मतलब कोई एक आदमी कमांड नहीं कर रहा था आर्मी को, बल्कि जैसे कि शाह आलम अलग से कर रहे थे, शुजाउद्दौला अलग से कर रहे थे और कासिम साहब खुद अलग से, इस तरह 3 डिवाइडेड कमांड था। तो जो कलेक्टिव आर्मी था कासिम, शाह आलम टू और शुजाउद्दौला का, ये हार जाती है इवन दो देवर 60,000। एकदम क्लोजली कॉन्टेस्ट बैटल होता है। तो इंग्लिश का जो कैंपेन था अगेंस्ट मीर कासिम ये काफी छोटा था बट डिसाइडेड था, डिसिसिव था। मीर कासिम साहब भाग जाते हैं इस बैटल के बाद, और जो रिजल्ट ऑफ बैटल ऑफ बक्सर है वो कंफर्म कर देता है दैट द रिजल्ट ऑफ पलासी, जो पलासी का रिजल्ट है दैट वाज कंफर्म्ड बाय बैटल ऑफ बक्सर। 1765 में क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव वापस आते हैं इंडिया एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनके। वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते हैं रॉबर्ट क्लाइव। तो इस वक्त जो सीट ऑफ नवाब ऑफ बंगाल वो खाली था, लेकिन वो दे दिया गया था मीर जाफर को ही, उनसे आने से पहले एक्चुअली। लेकिन मीर जाफर 1765 में ही मर जाते हैं बिफोर क्लाइव केम टू इंडिया, इसलिए क्लाइव जब आते हैं तो मीर जाफर तो मर चुके हैं। तो अब जो नवाब ऑफ बंगाल है वो सीट खाली है क्लाइव के आते टाइम। एक्चुअली बैटल ऑफ बक्सर के बाद मीर जाफर बने थे, लेकिन क्लाइव के आते आते वो मर चुके थे और सीट ऑफ नवाब ऑफ बंगाल खाली था। तो क्लाइव साहब जब वापस आते हैं इंडिया तो क्लाइव जो है 2 ट्रीटी करते हैं, एक शुजाउद्दौला के साथ और एक शाह आलम टू के साथ 1765 में। तो जो पहला ट्रीटी होता है दैट इज नोन एज ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1, ये नवाब शुजाउद्दौला यानी अवध के नवाब के साथ होता है। इसमें ये रहता है कि नवाब जो है वो एग्री कर जाते हैं कि इलाहाबाद और कारा नामक जगह ये जो है मुगल एम्परर शाह आलम टू को दे देंगे। क्यों दे देंगे ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 2 में बताते हैं। नवाब जो है वो पे करेंगे तुम्हारा ₹50 लाख टू द कंपनी एज वॉर इंडेमनिटी। जो वॉर में खर्च हुआ कंपनी का, उसमें जो लॉस हुआ उसका भरपाई ₹50 लाख वो नवाब साहब करेंगे, दैट इज वॉर इंडेमनिटी। अब एक बलवंत सिंह नामक व्यक्ति थे, तो नवाब साहब जो है वो जमींदारी ऑफ बनारस और अपना जो भी राज्य है बनारस में वो दे देंगे बलवंत सिंह को। ये होता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1 में। वहीं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 2 ये होता है शाह आलम 2 यानी मुगल एम्परर के साथ। तो इस ट्रीटी में होता है कि शाह आलम वो एग्री कर जाते हैं कि हाँ वो इलाहाबाद में ही रहेंगे, क्योंकि इलाहाबाद ऑलरेडी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1 में हम लोग को मिला था कि इलाहाबाद और कारक नामक जगह शुजाउद्दौला ने मुगल एम्परर को दे दिया था, और मुगल एम्परर जो है वो इलाहाबाद में ही रहेंगे अंडर द कंपनीज प्रोटेक्शन, कंपनी के प्रोटेक्शन के अंदर। प्लस
शाह आलम क्या करेंगे, फरमान जारी करेंगे कि जो दीवानी राइट्स है बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चला जाएगा। इसके बदले ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पेमेंट करेगी ऑफ ₹26 लाख ओनली। प्लस ये भी बोला गया था कि 53 लाख रुपीस जो है तुम्हारा, ये देगी कौन, ये मुगल देगी कंपनी को, कि वो निजामत फंक्शन चला सके तुम्हारा बंगाल का, जैसे कि मिलिट्री, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब चला सके ऑफ द एबव सेड प्रोविंसेस, यानी बिहार, बंगाल और उड़ीसा का, टू द नवाब ऑफ बंगाल। नवाब ऑफ बंगाल जिसको भी बनाएगी ब्रिटिश की कंपनी, उसको 53 लाख रुपीस मुगल देंगे फॉर निजामत फंक्शंस। नेक्स्ट इज डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। क्लाइव साहब लाते हैं डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, ऐसा कुछ सेटलमेंट 1765 से 1772 तक ये सिस्टम चलता है बंगाल। तो रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस करते हैं डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, दैट इज द रूल ऑफ द टू, दैट इज द रूल ऑफ द टू। सो कंपनी एंड द नवाब, पहला रूल किसका होगा, कंपनी का, दूसरा क्या होगा, नवाब का रूल होगा। तो अगर इस अरेंजमेंट का बात किया जाए, तो इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग जो दीवानी और निजामत फंक्शन है वो किसके कंट्रोल में रहेगा, वो कंपनी के कंट्रोल में रहेगा। बट जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो नवाब साहब का होगा, मतलब काम करे कोई और, रेस्पॉन्सिबिलिटी ले कोई और। तो सिस्टम, ये जो सिस्टम था, ये इसके कारण कंपनी को काफी ज्यादा एडवांटेज हुआ था, लेकिन इसके कारण पूरा लॉलेसनेस और पूरा डिक्लाइन शुरू हो गया था बंगाल का यहीं से। अब ये जो दीवानी राइट्स जो कंपनी के हाथ में था, इसके लिए वो 2 डेप्यूटी दीवान को अपॉइंट करते कि आप लोग संभालिएगा मिलकर। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सीताराम राय को अपॉइंट किया जाता है। जो मोहम्मद रजा खान थे वो डेप्यूटी नजीम और डेप्यूटी सूबेदार का भी पोस्ट संभालते थे। अब हमें पता था कि मीर जाफर तो मर चुका था क्लाइव के आने से पहले, तो क्लाइव क्या करते हैं, मीर जाफर के बेटे नज्म उद दौला को बना देते नवाब ऑफ बंगाल, जो कि केवल एक पपेट था इन द हैंड्स ऑफ इंग्लिश। अब हमें पता था कि जो डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल थे काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया था बंगाल, और बंगाल डिक्लाइन कर रहा था। 1772 में नए गवर्नर जनरल आते हैं वैरन हेस्टिंग्स, और वो इस डुअल सिस्टम को क्या करते हैं, एबॉलिश कर देते हैं बंगाल से। लेकिन यहाँ पे देखने को क्या, ये लोग जो भी कुछ किए इस बैटल में, इतना कुछ जीते, केवल बंगाल को ही एनेक्स किया और कंपनी का टेरिटरी बनाया। अवध भी ये लोग जीते थे फ्रॉम शुजाउद्दौला, बट उसको एनेक्स नहीं करते हैं। क्वेश्चन इज व्हाई रॉबर्ट क्लाइव डिड नॉट एनेक्स अवध? लेट्स सी। यहाँ पे एनेक्स नहीं करते हैं क्लाइव साहब अवध को, क्यों? क्योंकि कंपनी को फिर क्या करना पड़ता, बहुत ज्यादा एरिया को प्रोटेक्ट करना पड़ता फ्रॉम द फ्रंटियर्स। सपोज दिस इज इंडियन पार्ट और यहाँ पे यूपी है, एंड हियर इज बंगाल। सो अगर इसको भी अपने कंट्रोल में कर लेती, एनेक्स कर लेती ब्रिटिश कंपनी टेरिटरी, तो यहाँ से जो अफगान्स आते थे, नादिर शाह, अहमद सफदरजंग, तो उनसे थ्रेट हो जाता कंपनी को। तो कंपनी यहाँ बंगाल में आराम से है, और ये जो अटैक हो रहा है ये कौन सहेगा, अवध सहेगा, और अवध की आर्मी जो नवाब साहब की आर्मी वो झेलेगी। तब तक ब्रिटिश प्रिपेयर हो जाएगा और अपना कुछ डिसीजन ले सकते हैं। सो जो लैंड, ये जो फ्रंटियर था, इससे अफगान जो और मराठा जो है वो लगातार इन्वेजन कर रहे थे। सो द कंपनी मेड नवाब ऑफ अवध ए फ्रेंड। नवाब ऑफ अवध को बहुत अच्छा दोस्त बना लेती है कंपनी, और उसको एक बफर स्टेट में कन्वर्ट कर देती है। बफर स्टेट मतलब कि सबसे पहले कोई भी अटैक होगा तो पहले ये स्टेट सहेगा, उसके बाद मेरे तरफ कुछ आएगा, आते आते ये जो इन्वेजन है ये कमजोर हो जाएगा। ऑल्सो कि जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था, उसके कारण हमें देखने को मिला कि जो मुगल एम्परर थे वो बस एक रबर स्टैंप यानी एक पपेट बन गए थे कंपनी का। जो भी ऑर्डर निकलवाना हो बस बोल दो, वो ऑर्डर दे देंगे, मना नहीं कर सकते थे मुगल एम्परर कंपनी को। तो ऐसा भी कंडीशन हो चुका था, और एम्परर का जो फरमान है वो, उसके कारण कंपनी को बंगाल में काफी ज्यादा गेन्स हो रहा था। तो जब गेन हो ही रहा है बंगाल उसके हाथ में, ये जब चाहे वो अवध को ले ही सकते हैं हाथ में, तो फिर एक्स्ट्रा रिस्क क्यों ले अफगान्स और मराठा से लड़ने का कंपनी? इसलिए कोई पॉइंट नहीं था कि कंपनी जो है अवध को अपने अंडर एनेक्स कर ले। और इस तरह जो हमें देखने को मिला, बंगाल कंपनी के हाथ में पूरी तरह कंट्रोल में आ जाता है। कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे किस तरह मराठा जो है वो राइज करते हैं और फिर
फॉल करते हैं। अगर कोई डाउट है यू कैन कमेंट मी डाउन, अदरवाइज थैंक यू।